नमस्कार, मैं शरद आपका स्वागत करता हूं जन संदेश टाइम्स के स्पेशल सेगमेंट यूपी का रण क्षेत्र 2022 में। आज यूपी के रण क्षेत्र 2022 में हम चुनावी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और गाजीपुर से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अजीत प्रताप कुशवाहा। उनसे आप जानने की कोशिश करते हैं कि लखीमपुर खीरी पे जो केस हुआ, लखीमपुर खीरी के मामले पर, लखीमपुर खीरी पे जो 8 किसानों की निर्मम हत्या हुई, राज्य के बेटे ने उन किसानों पर गाड़ी रौंद दिया, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, राज्य मंत्री जो हैं वो मोदी सरकार में मंत्री हैं और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि हम अपराधियों को जेल की सलाखों में भेजेंगे, उनकी सही जगह पे पहुंचाएंगे। लेकिन जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, आजकल अखबारों में भी आ रहा है कि अजय मिश्र टेनी जो है खुद जो है अपराधी हैं और इन्होंने एक जो है मीटिंग में कहा था कि किसान नहीं सुधरे तो मैं किसानों को जो है सुधार दूंगा। उसी के क्रम में ये जो हुआ है, घटना घटी है। किसान निहत्थे थे और जो है डिप्टी सीएम के कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे, काला झंडा दिखाना चाहते थे, लेकिन डिप्टी सीएम ने जब कार्यक्रम रद्द किया तो निहत्थे किसान शांतिपूर्वक अपने अपने घरों के जाने के लिए तैयार थे, जा रहे थे और पीछे से अजय मिश्र ने जो है उनके ऊपर, उनके साथियों ने किसानों के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ा दी और किसान जो है मौत के मुंह में चले गए। तो ये तो एक तरह से जो है जंगल राज है उत्तर प्रदेश सरकार का जो है, या मोदी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। जिसके मंत्री अपराधी हैं उनके बेटे भी अपराधी हो सकते हैं और वही अपराध दोहराया गया, किसानों को जो है कि हत्या कर दी गई। कृषि कानूनों को वापस लेने के मामले में जो है मोदी सरकार पिछले 9 महीने से हीला हवाली कर रही है, लेकिन आज भी वो कृषि कानूनों को जो है नहीं ख़त्म किया गया। किसानों को जो है प्रताड़ित करने का मंशा बना रखी है मोदी सरकार ने और इसी वजह से ये घटना घटित हुई है। अजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर जन अधिकार पार्टी तीनों कृषि कानूनों को लेकर पिछले, जहां तक मुझे याद है, आप लोग पिछले लगभग साल भर से, जब से यानी ये कृषि कानून लागू हुआ, तब से आप लोग लगातार इस पर अपने ज्ञापन दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि और भी पार्टियां भी ज्ञापन दे रही हैं, लोगों तक सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, इधर किसान आंदोलन, कृषि आंदोलन चल रहा है और इस तरह की घटना होना, इस पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, जन अधिकार पार्टी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है और पूरे प्रदेश में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग के ऊपर जो भी अत्याचार, जो भी जो है हत्याएं, बलात्कार हो रही हैं, उनके सबके बारे में भी हम लोग ज्ञापन में जो है ज्ञापन देते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ये सारी चीज़ें बंद की जाएं। उसी के क्रम में किसानों के जो ये कानून लागू हुए, इन कानूनों को हम लोगों ने पढ़ा और देखा तो इससे लगता है कि नहीं, ये कृषि के कानून जो है किसानों के लिए सबसे बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए हम लोग जो है लगातार, जब से ये कृषि कानून लागू हुए हैं तब से लेकर के आज तक हम लोग जो है लगातार ज्ञापन देते आ रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसानों के लिए इन कृषि कानूनों को जो है समाप्त कर दिया जाए। किसान इन कृषि कानूनों को नहीं चाहता है, किसान आंदोलनरत है और हम भी सारे बैकवर्ड और दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग जो कृषि से जुड़े हुए हैं, सारे लोग इसका विरोध करते हैं। और जैसे ही जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश की राज सत्ता में पहुंचेगी, कृषि कानून को यूपी में नहीं लागू किया जाएगा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी कहना है और जन अधिकार पार्टी का भी कहना है। तो क्या लगता है कि जो आप अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अब सिर्फ 3 महीने ही रह गए, अगर कहा जाए तो सिर्फ 100 दिन, और अखिलेश यादव, अगर हम सपा की बात करते हैं तो अखिलेश यादव जी ने विजय रथ यात्रा शुरू कर दी है, तो क्या इस विजय रथ यात्रा से उनको उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विजय मिलेगी? देखिए, जनता की जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, बढ़ती महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कृषि कानून है, श्रमिक कानून है, जो शिक्षा का कानून आया है, इन सारे कानूनों का जो है, जो कानून बने हैं वो सब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ बने हैं और इसमें जो है इनका विरोध सिर्फ जो है जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा ने किया है। बाकी जो है ना अखिलेश यादव ने इन मुद्दों पे कभी बात की है, ना तो जो है कभी इसका उन्होंने जो है विरोध किया है
और अब आज चल रहे हैं विजय रथ यात्रा लेकर के, तो क्या इससे जो है ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ऐसा नहीं होता। ऐसा होना होता तो पिछली बार भी इन्होंने यात्रा निकाली थी और पिछली बार भी ये मुख्यमंत्री बन गए होते। लेकिन जो इनका बेस वोट है, जिस पर ये भरोसा करते थे, वो बेस वोट खसक करके जन अधिकार पार्टी बेस वोट की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेस वोट उनका जो पिछड़ा बेस वोट पिछड़ा वो जो वोट था उसकी बात कर रहे हैं। पिछड़ी जाति के जो सबसे ज़्यादा वोट बैंक माना जाता है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम उनका एक ये हमेशा से सपा जो है मुस्लिम हितैषी पार्टी रही है। तो इस बार भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी उनसे अपना किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से डरा करके हिंदुओं का वोट लेती है, वैसे ही समाजवादी पार्टी हिंदुओं से डरा करके मुसलमानों का वोट लेती है। कहीं भी समाजवादी पार्टी मुसलमानों के हितैषी नहीं रही है। आज तक जो है उसने वोट लिया और सरकार बनाई, लेकिन मुसलमानों के लिए काम नहीं किया। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी इस बात को मुसलमानों के बीच में भी कहते हैं कि आपको अपना हक और हिस्सा लेना है तो जन अधिकार पार्टी के साथ आइए। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन का आयोजन किया है जन अधिकार पार्टी ने, और उन जो है सम्मेलनों में काफ़ी तादाद में अल्पसंख्यक दलित और पिछड़े वर्ग के लोग इकट्ठा हुए हैं और सबने अपने हक और हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए जन अधिकार पार्टी का साथ देने का काम करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सिर्फ ढिढोरा पीटती है कि हम जो है पिछड़ों के नेता हैं, पिछड़ों के लिए हम मांग करते हैं। लेकिन आज देख लीजिए कि पूरे लॉकडाउन में जितनी हत्याएं, जितने बलात्कार, जितनी जो है घटनाएं घटी हैं, उनके खिलाफ कहीं समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हुए हों तो बताइए। और अगर एक चीज़ और हमें बताइए, जैसे कि अभी चंद्रशेखर आज़ाद की अगर हम बात करते हैं, वो दलित वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मायावती भी दलित वोट बैंक की राजनीति करती है और जन अधिकार पार्टी भी कहती है कि हम दलितों के साथ में हैं। तो आखिर दलित किधर जाएगा इस बार, क्या लगता है? क्योंकि पिछले जो चुनाव था और उससे पिछला जो चुनाव था, आपने देखा कि किस तरह से मायावती जी को करारी शिकस्त मिली। सीटें मिली पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत कम सीटें मिली। और इस बार उनके दो और प्रतिद्वंदी हैं। जन अधिकार पार्टी भी दलितों की बात करती है, आज़ाद भी पार्टी की कहते हैं कि हम भी दलितों की बात करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस बार दलित किधर जाएगा? देखिए, मायावती जी, कांसीराम जी जब तक थे तब तक बहुजन समाज पार्टी ने दलितों और पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने का काम किया। जो है कांसीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी जो है पैटर्न पर उन्होंने काम किया और सबको जोड़ा। लेकिन जब कांसीराम जी चले गए यहाँ से, तब से जो है मायावती जी ने जो है छोड़ दिया और सामाजिक न्याय और सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला जब से लाई हैं, तब से जो है एक खास वर्ग का जो है वर्चस्व हो गया है बहुजन समाज पार्टी पे। तो जो दलित समाज के लोग हैं वो लोग ठगे महसूस कर रहे थे। अब जो है उन्हीं के शिष्य जो है कांसीराम जी के शिष्य माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने दलित और बैकवर्ड और अल्पसंख्यक वर्ग को जोड़ करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। तो दलित समाज को भी लग रहा है, बैकवर्ड समाज को भी लग रहा है, अल्पसंख्यक समाज को भी लग रहा है कि हमको हक और हिस्सा कोई दिला सकता है तो वो जन अधिकार पार्टी दिला सकती है। चंद्रशेखर रावण जी की जो बात आप कर रहे हैं, आज़ाद पार्टी जो बनाया उन्होंने, युवाओं में थोड़ी क्रेज उनकी बढ़ी है और वो इसलिए बढ़ी है कि मायावती जी कमज़ोर हो रही हैं। इन्होंने जो है दलितों की बातों को छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं रावण भी जो है लड़ रहे हैं दलितों के हक और अधिकार के लिए, इसलिए थोड़ा सा जो है उनकी तरफ भी झुकाव है। लेकिन जन अधिकार पार्टी पूरी तरह से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर चल रही है। इसलिए अगले चुनाव में 2022 के चुनाव में बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोग मिलकर के जन अधिकार और भागीदारी संकल्प मोर्चा की पार्टी को विजयी बनाएंगे और शासन सत्ता में पहुंचाएंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा की हम अगर बात करते हैं, जैसे भागीदारी संकल्प मोर्चा में 10 घटक दल हैं, मैं सही हूँ? 10 घटक दल हैं। 10 अगर घटक दल है तो क्या 10 अलग अलग जातियों से आते हैं? तो क्या ये यूपी के जातिगत समीकरण को देखकर बनाया गया है? क्योंकि यूपी में कहते हैं कि जाति समीकरण बहुत ज़्यादा चलता है चुनाव में।
तो इसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि क्या भागीदारी संकल्प मोर्चा इस बार 403 सीटों पर पूरी लड़ेगी या किसी के साथ गए गठबंधन का आप लोग देख रहे हैं? देखिए, जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा खुद ही एक गठबंधन है और जिसमें 8 दल जो है जुड़े हुए हैं, विभिन्न जातियों के दल हैं और ये सारे छोटे छोटे दल मिल करके एक बड़ा जो है 65% का वोट बैंक तैयार कर रहे हैं और चुनाव में सरकार बनाने के लिए मात्र 35% वोट चाहिए। तो 65% वोट को हम जब इकट्ठा कर ले रहे हैं दलित, बैकवर्ड और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को, तो कहीं और गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 65% मतलब कहने का मतलब आप 403 सीटों पर 403 सीटों पे हम लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, भागीदारी संकल्प मोर्चा लड़ेगा। और पूरे प्रदेश में जो जन सैलाब जो है उमड़ के आ रहा है, दलित, अल्पसंख्यक, बैकवर्ड की जो भाईचारा बनाओ सम्मेलन आयोजित किया गया है, अभी हम लोगों ने लगभग 20 से 25 रैलियां जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की हैं। उन सम्मेलनों में जो जन सैलाब उमड़ रहा है उससे तो यही लगता है कि अगले 2022 के चुनाव में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को रैलियां करने से लगता है कि हम 2022 के चुनाव में हम सत्ता पा सकते थे तो बहुत अच्छी बात है। रैलियां तो तब तो सभी को करनी चाहिए। सब करें ना करें, हम जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं उसको हम बताने का तो काम करें। हम जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं उसको बताने का काम कर रहे हैं कि भाई हम जो है बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक समाज की जो है के लिए लड़ रहे हैं। कारण ये है कि पूरे प्रदेश में बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लिए लड़ने वाला कोई नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी हो चाहे मायावती हो, अखिलेश कहते हैं कि हम लड़ते हैं बैकवर्ड समाज। भाई अब आप देख लीजिए, लड़ने वाले होते ये तो एक विकास दुबे मारा गया तो उसमें जो है अखिलेश यादव ने कहा कि 100 फुट की मूर्ति लगाएंगे और मायावती जी ने कहा 108 फुट की मूर्ति लगाएंगे परशुराम की। तो मूर्ति लगाने की तो लड़ाई होने लगी, लेकिन इतनी हत्याएं, इतनी बलात्कार फतेहपुर में हुआ, कानपुर में हुआ, हरदोई में हुआ, बहुत सारी बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। कहीं ये लोग गए हो तो बताइए। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हर जगह गए हैं और सब परिवार वालों से भी हालचाल लिया उन्होंने और उनको जो है विश्वास दिलाया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है इसका हिसाब जो है चुकता करेंगे, ब्याज सहित चुकता करेंगे। तो ये बातें इसलिए हो रही हैं कि हम अपनी बात जो है जनता के बीच में जाएंगे और कहेंगे, तभी जो है जनता हमारे साथ खड़ी होगी। और जो जनता खड़ी हो रही है इससे हमको पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 2022 के चुनाव में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी और पिछड़े और दलितों के नेता के रूप में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी स्थापित होंगे। ओवैसी, उत्तर प्रदेश में ओवैसी की एंट्री हो चुकी है जी। उन्होंने 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो मुस्लिम समुदाय है कहते हैं कि कहीं ना कहीं ओवैसी की तरफ रुझान ज़्यादा है उनका, और आप भी अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिमों के लिए कह रही जन अधिकार पार्टी भी कहती है कि हम कहीं ना कहीं मुस्लिमों के लिए एक साथ में लेके चल रहे हैं। आप लोग सम्मेलन भी कर रहे हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक सम्मेलन लगातार चल रहे हैं, पिछले 2 महीने से चल रहे हैं। और तो क्या लगता है कि ओवैसी, चूंकि अभी तक अफवाहें हैं कि आप ओवैसी भागीदारी संकल्प मोर्चा में घटक के तौर पर शामिल हो सकते हैं? देखिए, हम जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और दलित, बैकवर्ड और अल्पसंख्यक वर्ग की, ये इसकी लड़ाई लड़ने के लिए जो भी नेता हमारे साथ आएगा सबका हम लोग स्वागत करते हैं, किसी को भगा नहीं रहे हैं। हमारा तो सीधा सीधा फार्मूला है कि बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई लड़ने वाला जितने लोग हैं सब लोग साथ मिलकर के आवें, भागीदारी संकल्प मोर्चा में जो है सब लोग साथ मिलकर के लड़ें और चुनाव लड़ करके सरकार बनाएं। तो अजीत जी, जन अधिकार पार्टी चूंकि अब चुनाव के सिर्फ 100 दिन ही शेष रह गए हैं, तो इस 100 दिनों की क्या रणनीति बना के चल रही है? देखिए, जन अधिकार पार्टी पिछले 4.5 सालों से लगातार जनता के बीच में बनी हुई है, बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक समाज के बीच में बनी हुई है। सबको साथ जोड़ करके हम लोगों ने बूथ तक का निर्माण शुरू कर दिया है और कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, सबको जो है 2022 के चुनाव के लिए तैयार कर दिया गया है, मैदान में उतार दिया गया है। जल्द ही जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उनकी भी घोषणा हो जाएगी और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं 2022 के चुनाव के लिए, क्योंकि हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी है उसकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, जनता के बीच में वो जा रहे हैं,
तो दौड़ाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पब्लिक दौड़ा दे ले रही है। कारण ये कि जो इन लोगों ने कहा था कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे, रोजगार देंगे, लेकिन इन जो है पिछले जो 4-4.5 सालों में योगी जी ने जो घोषणाएं की कि हमने 10 लाख नौकरियां दे दी, सिर्फ जो है हवाई बात करते हैं। ये नौकरियों की स्थिति यह है कि जितनी भी वैकेंसी आई थी सारी वैकेंसियां अभी भी फंसी हुई हैं, किसी को क्लियर नहीं कर पाए, ये किसी को रोजगार नहीं दे पाए। लोक सेवा आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के तहत जो नौकरियां जो है मिली हैं, उनका जो है नियुक्ति पत्र जो है पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने जो है बांटा है, जबकि नियमानुसार उसको जो है डिपार्टमेंट के थ्रू ही मिलना चाहिए था। लेकिन ये सिर्फ ये कि जो है 100 रुपये का अनाज 150 के झोले में भर के देंगे, उसी तरह से जो है इन्होंने रोजगार देने का काम किया। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पेट्रोल 101 रुपया 56 पैसा हो गया और डीजल की कीमत भी लगभग 100 के नियर अबाउट पहुंच गई है। गैस सिलेंडर 1000 रुपये का मिल रहा। पब्लिक को इससे मतलब है कि महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए। सरसों का तेल आज देख लीजिए 210 रुपये लीटर बिक रहा है। बिल्कुल। और अभी सरकार ने एक कानून ला दिया कि जो है अब खुले में तेल नहीं बिकेगा। तो गांव की आम जनता जो थी अपने 10 किलो 5 किलो सरसों जो है पैदा करती थी खेत में, ले जा करके पेरा करके मशीन में और उससे अपना काम चलाती थी। अब वो 250 रुपये लीटर का जो है सरसों का तेल खरीदने के लिए मजबूर है। इन सारी बातों से लेकर के जनता एकदम बेहद नाराज है और वो चाह रही है कि जैसे ही चुनाव हो हम इनको जो है परिवर्तन कर दें, इनको सत्ता से हटा दें। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल जो है परेशान हैरान है। तो अब नए नए तरीके, नए नए प्रोपोगंडा जो है फैला रहे हैं और जो है अपने को चाह रहे हैं कि हम सत्ता में बने रहें। तो जन अधिकार पार्टी में यहाँ पे रोकना चाहूँगा, आपको थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि जन अधिकार पार्टी 2022 के चुनावी मुद्दे क्या हैं? क्या घोषणा पत्रों में आपके हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, क्या आप लोग सोच के चल रहे हैं कि जनता, अगर आप सत्ता पे आते हैं तो जनता को क्या देंगे? देखिए, सबसे पहला तो ये कि हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज तक जो है 75 सालों में देश में आज़ादी हुए 75-74 साल हो गए, लेकिन आज तक जो है बैकवर्ड दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज की जो सरकारी नौकरियां देख लीजिए, चाहे आप ज़मीन जायदाद देख लीजिए, चाहे आप जो है ठेके पट्टे देख लीजिए, चाहे जिस क्षेत्र में आप देखेंगे इनका प्रतिनिधित्व सबसे कम है। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं या जन अधिकार पार्टी ने जो तैयारी की है उसमें ये किया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी संख्या के आधार पर हम सबको हक और हिस्सा देंगे। इसीलिए जन अधिकार, योग्यता के आधार पर नहीं, संख्या के आधार पर। योग्यता तो रहेगी ही रहेगी, वो तो जो प्रक्रियाएं चलती हैं वो प्रक्रिया रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन जो है संख्या के आधार पर दे दिया जाएगा। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि योग्यता प्लस संख्या। इसलिए कि यहाँ जो है अभी जैसे आप देख लीजिए हाई कोर्ट में जजों की जो नियुक्ति हो रही है, पूरे देश में जितने भी उच्च न्यायालय हैं या सुप्रीम कोर्ट है, सब में जो है सिर्फ 200 परिवारों का जो है बोलबाला है। उन्हीं 200 परिवारों से घूम फिर करके जज बनते हैं। क्यों? बैकवर्ड दलित का आदमी इतना योग्य नहीं है, अल्पसंख्यक वर्ग का जो व्यक्ति इतना योग्य नहीं है कि उसको हाई कोर्ट में जज बना दिया जाए। आपका कहने का मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार दलित और दलितों को आगे नहीं बढ़ने देती, पिछड़ों को आगे नहीं बढ़ने देती, पिछड़ा ऐसी नहीं है। आप बढ़ने देने की बात कर रहे हैं। MBBS की परीक्षा आप ले लीजिए, एक भी जो है बैकवर्ड का बच्चा पास नहीं हुआ। आखिर क्यों? ऐसा क्या बैकवर्ड का बच्चा पढ़ता नहीं है? ये घालमेल हुआ है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का ले लीजिए, अभी भी जो है आपके चैनल ने दिखाया था कि धरना चल रहा है। और 4,500 जो है बैकवर्ड को जो है सिर्फ सीट दी गई है, जबकि मिलना चाहिए 17-18,000। 11,000 सीटें खा गए। घोटाला ही किया इन लोगों ने। तो ये सरकार तो चाहती नहीं कि बैकवर्ड और दलित को जो है हक और हिस्सा दें। इसीलिए माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, संख्या के आधार पर हक और हिस्सा दे देंगे। और क्या मुद्दे हैं चुनावी? और दूसरा जो है इन्होंने कहा कि जो है शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो शिक्षा जो है फ्री शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और समान शिक्षा, ये 3 विषय जो है हमारे घोषणा पत्र में भी रहेगा। और हमारी पार्टी भी कह रही है कि हम जो है समान शिक्षा लागू करेंगे, यानी कि बोर्ड जो है बोर्ड में जैसे CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड, UP बोर्ड है, तीनों बोर्डों में
अलग अलग जो है पढ़ाई होती है, अलग अलग जो है सब्जेक्ट चूज करके पढ़ाया जाता है। और जब IAS PCS या और भी जो डॉक्टर इंजीनियर बनने की परीक्षाएं होती हैं, उसमें जो है जो बच्चे यूपी बोर्ड वाले फेल हो जाते हैं, ISC वाले ज़्यादा पास होते हैं, CBSE वाले पास होते हैं। और जब समान शिक्षा कर देंगे तो एक ही पढ़ाई सारे बच्चे पढ़ेंगे, मतलब पाठ्यक्रम सेम होना पाठ्यक्रम सेम होना चाहिए। और भले जो है उसका स्कूल चाहे पब्लिक स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, उसमें जो है पढ़ाई लेकिन पाठ्यक्रम एक पाठ्यक्रम के आधार पे हो, और ग्रेजुएशन तक की शिक्षा जो है अनिवार्य हो, और जो है उनकी शिक्षा फ्री हो। ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो सरकार चल रही है उसी जनता के टैक्स से चल रही है, और जनता टैक्स इसीलिए देती है कि सरकार जो है जनता के हितों का ख्याल रखे। पर जनता का अभी तो क्या नाम है, पेट्रोल और डीजल की वजह से देखा जाए, पेट्रोल डीजल तो एकदम सैकड़ा पार कर गया। वो इसीलिए महंगाई भी बढ़ रही है। आपने ही बताया कि 100 रुपए सैकड़ा हो गया, 101 रुपया। हाँ, तो वो ये जो है जन अधिकार पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या पेट्रोल और डीजल पे और महंगाई पे क्या करेगी? देखिए, पेट्रोल और डीजल पे आज की डेट में 101 रुपया मूल्य हो गया है, जिसमें 60 रुपए उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार का मिला करके टैक्स है। उस पेट्रोल और डीजल को चाहती केंद्र सरकार तो GST के अंतर्गत ले आ देती, तो वो टैक्स की जो है कीमत, टैक्स जो है कम हो जाता और पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाता। विडंबना देखिए कि यही भारत सरकार विदेश से तेल खरीदती है और 39 रुपए में नेपाल को तेल बेचती है, 36 रुपए में भूटान को तेल बेचती है, और भी कई देशों को, बांग्लादेश को तेल दे रही है जो है 37-38 रुपए में, और अपने देश के नागरिकों को 101 रुपए में तेल दे रही है। तो हमारी जो सरकार बनेगी तो हम जो है हमारे अंडर में उत्तर प्रदेश का जो बैट है, बैट जो लगता है पेट्रोल और डीजल पे बैट लगता जी है। वो बैट को हम कम करके तेल और जो है डीजल और गैस को सस्ता कर देंगे। अच्छा, GST नहीं, सस्ता कर देंगे, बैट कम करके। और ये कई प्रदेशों ने किया भी है। ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगा है, वो कम किया जा सकता है, लेकिन जो है सरकार अपने खर्चों को कम नहीं करना चाहती है। अनाप शनाप योजनाएं प्रचार में, विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं, और उस पैसे को बचा करके हम जनता को उसका लाभ दे सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अजीत प्रताप कुशवाहा। और जैसा कि आपने सुना, जन अधिकार पार्टी के 2022 के चुनावी मुद्दे होंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मिलते हैं अगले अपने एपिसोड में, बात करेंगे किसी अन्य पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के साथ में या फिर पार्टी प्रतिनिधियों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।